तो भी ग्लोबल स्ट्रेटजिस्ट हैं मिस्टर हर्नेट बैंक ऑफ अमेरिका की, तो मार्च की बातें करें, यूएस में भी करेक्शन नहीं हुआ। इवन अगर आप पिछले 1.5-2-3 महीनों में देखें तो आपके तीनों इंडाइसेस बहुत ज़बरदस्त रिकवरी करे हैं। क्यों? आप तो मानते हैं इन्फ्लेशन बहुत सीरियस प्रॉब्लम वहाँ पे, फिर कौन सी चीज़ वहाँ पे रोक के रखे हुए? तो नीरज एक एक बात करते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं जनवरी इफेक्ट। हाँ। और एक एक दूसरा सब्जेक्ट होता है सांता क्लॉज रैली। अब इन दो को अगर आप मिला दें तो हमें मिलता है ये जो बाउंस बैक जो अभी मिला। अब देखिए जैन में क्या क्या बढ़ा, और इसमें कुछ हद तक आपका वो भी एक्सप्लेन हो जाएगा पॉइंट कि इंडियन आईटी कंपनीज क्यों बढ़ी, क्योंकि एक तो वो नैस्डैक को फॉलो करती है। नैस्डैक क्यों बढ़ा? देखिए जो ईयर एंड में 2022 में जो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, अगर मैं अपने पोर्टफोलियो को देखूं और कहूं कि यहाँ पर प्रॉफिट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे क्या बेचना है कि मेरा लॉस थोड़ा लॉस होकर के वो बैलेंस हो जाए, जैन में फिर से खरीद लूंगा। तो मैंने फिर वो मेटा बेचा, मैंने वो आपके ऑल तमाम जो चीजें मेरी टेस्ला, नेटफ्लिक्स जो नहीं चल रहे थे, एनवीडिया, ये सब सॉरी मैं अपना पोर्टफोलियो नहीं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फंड मैनेजर्स ने ये सब बेचा, लिया, राइट। मैं जान गया लेकिन द आपका मोमेंट पोर्टफोलियो। ये हुआ so, तो द मोमेंट ये हुआ नीरज जी, तो वो हाँ। फिर जैन में वापस से बाइंग करते हैं उनको। और आपने देखा फिर तमाम के वही एक फीलिंग ये आई कि ये स्टॉक्स तो बड़े खैर नेचुरली ऑल ऑफ देम वेंट अप, बट इसके अलावा जो बहुत तरह के मीम और फर्जी स्टॉक्स थे वो भी वापस आ गए फ्लेवर पे, राइट। तो उनमें भी एक बाइंग हुई जो अब ठंडे पड़ रहे हैं। तो एक ये इफेक्ट होता है, हमें इसको उस हिसाब से देखना चाहिए। इट वाज नॉट अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड, बट इट वाज अ सीजनल ईयर चेंज ट्रेंड। दूसरा ये भी हुआ कि अर्निंग्स ड्रॉप हुई, लेकिन देवर सम गुड न्यूज। जैसा एक अभी संजय जी ने कहा कि हर कंपनी ने ये फॉर्मूला डिस्कवर कर लिया कि एक्सपेक्टेशंस टोन डाउन करो, और उसके बाद एनालिस्ट आपका एक्सपेक्टेशंस कम कर देंगे, फिर आके बोलो देखिए हम 5% वर्कफोर्स गिरा रहे हैं। अरे आपने फेसबुक एंड माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन 600-700 के से 1.6 मिलियन एम्प्लॉइज पर पहुंच गए 2 साल में। बाकी सब ने 40 से 50% वर्कफोर्स बढ़ाई है, उस पर 5% कम भी कर देते हैं तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट का गेम था। तो ये है नीरज जी। तीसरा एक एक लाइटर नोट में कहना चाहता हूँ, एक बार को तो मुझे घबराहट हो गई जब दलजीत जी ने कहा कि देखिए अगर ये ऐसे नीचे नहीं आता तो फिर तो फेड को चेंज करना पड़ेगा। तो फॉर अ मोमेंट आई थॉट कि वो फेडरल रिजर्व को चेंज करने की बात कर रहे हैं, बट मे बी ही इज टॉकिंग ऑफ द पॉलिसी चेंज एट फेडरल रिजर्व। ओके, गुरमीत सर, अब ये दो टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए। मुझे इसमें एक चीज़, चूंकि हमारे दर्शकों को आसानी हो समझने में, अगर आप एक चीज़ कोई चीज़ बताइए जहाँ पे कंसिस्टेंसी है। डेटा हमेशा अमेरिका का तो मतलब 100% डेटा है वहाँ पे, हर चीज़ क्या कहते हैं उसको, डेटा वाइज है, फिर भी उनके अनुमान गलत जा रहे हैं। तो कोई एक ट्रेंड पकड़ सकता है कोई व्यक्ति यहाँ से कि मार्केट अभी किस चीज़ को बहुत कंसिस्टेंटली देख रहा है, या वो कंसिस्टेंट है, हर दिन जो व्यू बदलता है उसको, क्या कोई एक चीज़ आप पकड़ पा रहे हैं? जी, दो चीजें बहुत एक्चुअली ना, मार्केट मुझे दो व्यू में प्रॉब्लम है, दो कंट्रास्टिंग व्यू है। एक व्यू ये है कि यूएस में रिसेशन आएगा, दूसरा व्यू है कि या सॉफ्ट लैंडिंग होगी, दूसरा व्यू है कि रेट बढ़ते रहेंगे। दोनों चीजें नहीं हो सकती। क्या तो आप ये बोलिए कि रिसेशन बिल्कुल नहीं आएगा, सॉफ्ट लैंड इकोनॉमी अच्छा करती रहेगी चाहे फेडरल रिजर्व 5.5% की रेट को ले जाए, या आप बोलिए कि रिसेशन आएगा, तो आपका रिसेशन आएगा तो रेट कट जल्दी होगा, उसमें दिसंबर क्या हो और अक्टूबर क्या हो या जनवरी क्या। तो ये जो दोनों चीजें आप जो लोग कर रहे हैं उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो आपको एक पहले व्यू बनाना पड़ेगा। मेरा ये मानना है, कोई भी रेट हाइक इतना एग्रेसिवली अगर होगा तो उसका रिसेशन होगा, और इसलिए वो बाजार जो है मेरे हिसाब से कुछ चीज फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। तो इस वजह से फर्क। और दूसरा भी अगर जिसका ये है कि इकोनॉमी मजबूत रहेगी और रेट हाइक होते रहेंगे, उसपे थोड़ा सा मुझे लगता है एक पैराडॉक्स है। दोनों चीजें नहीं हो सकती कि आप कंटिन्यूअसली रेट हाइक बढ़ाते जाए। तो एक जो मुझे मार्केट में एक पैटर्न दिख रहा है, जो मैं इंडियन मार्केट की बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि धीरज जी, हम डिस्प्रोपोर्शनेट टाइम स्पेंड करते हैं कि फेड क्या बोल रहा है, पावल क्या बोल रहे हैं, और हम कंपनी की बैलेंस शीट कम देखते हैं और फेड की बैलेंस शीट को ज्यादा देखते हैं। एक चीज मार्केट बहुत क्लियरली बोल रहा है, अगर आप ग्रोथ नहीं देंगे और आपका वैल्यूएशन ज्यादा है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, चाहे आप डिवीज लैब्स हो, चाहे आप बजाज फाइनेंस हो, चाहे आप कोई भी मार्की नेम हो, चाहे आप एशियन पेंट्स हो। तो एक चीज बहुत क्लियर है जो मार्केट आपको बता रहा है कि आपको वहां जहां ग्रोथ रीजनेबल वैल्यूएशंस पे है, उसको देखिए, वहां रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। वो हमने देखा है, चाहे वो पीएसयू बैंक्स में दिखा हो, आईटीसी में दिखा हो, बहुत सारे पॉकेट्स में दिखा हो। तो एक जो मुझे ट्रेंड अभी दिख रहा है मार्केट में, वो इंडिया में फाइनेंशियल्स का दिख रहा है।
मुझे लगता है कि ये समय ये देखने का है कि कहाँ पे अर्निंग या ग्रोथ अच्छी है। वो फाइनेंशियल्स में दिख रही है, क्रेडिट ग्रोथ बहुत समय बाद आई है और मैं बैंक्स को बहुत क्लोज़ली ट्रैक करता हूँ, जो 10 से 30 लाख के और 50 से 75 लाख वाले जो होम लोन के टिकट्स हैं, उसमें रेट हाइक के बावजूद मोमेंटम में कमी नहीं आई है। इनफैक्ट आप हैरान हो जाएँगे, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जैसा प्रोडक्ट, उसमें भी डिसबर्समेंट्स अच्छे हैं। कमर्शियल व्हीकल्स के डिसबर्समेंट अच्छे हैं। कमर्शियल व्हीकल का डिसबर्समेंट का मतलब यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ठीक है, उतनी सॉफ्ट नहीं है। तो जहाँ पे सर्टेनिटी है फ्लो की, वहाँ पे आपको करना और मेरा ये मानना है कि मैं ये इस कैंप में हूँ कि यूएस में हार्ड रिसेशन के और क्रेडिट इवेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, अगर इसी पेस से रेट हाइक होता रहा। ओके, तो ये स्थिति है। दलजीत सर, ये बताइए कि अपने मार्केट में मैं आपके सामने एक तस्वीर रखता हूँ। देखिए, जैसे अभी नाम 2-4 इन्होंने लिए हैं, तो वो नाम हम लोग खाली रेफरेंस के लिए, समझने के लिए ले रहे हैं। बहुत सारे टॉप क्वालिटी के स्टॉक्स अपने पीक से 20-25%, मिड कैप की तो मैं अभी ज़्यादा बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप जैसे एवेन्यू सुपरमार्ट देखिए, वो 23% करेक्ट हो चुका अपने हाई से। जब वो पीक पे था तो वो 200 के मल्टीपल पे था, लेकिन अभी भी वो 100 के मल्टीपल पे है। आप पीडीलाइट को देखिए, वो 20% करेक्शन हुआ 111 के मल्टीपल से, अभी भी 95 के मल्टीपल पे। वैसे ही एस्ट्रल स्टिल 100 के मल्टीपल पे है, 28% का करेक्शन ले चुका है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एसबीआई लाइफ, एशियन पेंट्स, जुबिलेंट फूड, ये सारे अभी भी बहुत महंगे हैं, जबकि ये 9-10 से लेकर के 25-30-35% तक के करेक्शन ले चुके हैं। अब ये अपना बाजार जो है, इसको आप हमें, हमारे दर्शकों को समझाइए कि इस तरह करेक्शन हुआ और अभी भी ये बहुत महंगे हैं। जैसे मैंने क्रेडिट स्विस के नीलकंठ मिश्रा जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमको ये इंडियन मार्केट अभी महंगा लगता है, मल्टीपल के लिहाज से इसमें कम से कम जो है 25% कमी आनी चाहिए, क्योंकि ये कंफर्ट नहीं देता आपको खरीदारी करने के लिए, क्योंकि महंगाई है। तो क्या सिर्फ हम ये इंडेक्स देख के खुश हो जाते हैं? ये तो फ्लैट तो चल रहा है, 7-5-4% तो गिरा है निफ्टी और ये सब, कहाँ गिरे हैं? लेकिन नीचे नीचे जो है करेक्शन हो रहा है और होगा अभी, क्योंकि ये मार्केट एक्चुअली अभी महंगा दिखता है। तो नीरज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो एक बड़ा थीम अभी उभर रहा है वो है कि पहले चल रहा था बाय एट एनी प्राइस, बाप, अभी वो खत्म हो रहा है। अभी सब ढूंढ रहे हैं वैल्यूएशन एट रीजनेबल प्राइस, या फिर जो है बाय एट रीजनेबल प्राइस कुछ चाहिए। तो ये अगर हम देखें तो 2008 के बाद से 2022 तक ये 14 साल जो है लगभग यही थीम चलता रहा। क्या था कि मल्टीपल्स के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे थे, बिकॉज सिर्फ क्वालिटी। बिकॉज 2008 में एक बड़ा झटका लगा, सबने देखा कि भाई सब फंड्स में बहुत परेशानी हुई, और उस समय फिर ये डेट का भी एक 2008 से लेके 12-13 तक जो बहुत ओवर लेवरेज कंपनीज थी, उनका भी बहुत बड़ा उसमें परेशानी देखने को मिली सबके पोर्टफोलियोज में। तो एक पूरा नॉर्मल थीम बन गया कि भाई क्वालिटी लेनी है हमको, और क्वालिटी के लिए फिर आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। क्वालिटी के लिए प्रीमियम देना है तो कितना भी प्रीमियम देना है, सब चलेगा। और फिर बहुत सारे लोगों ने आकर के समझाया भी, जो है पी मल्टीपल का कोई रेलेवेंस ही नहीं होता है, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो वो, और उसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे दूसरे तरीके के रेशियोज निकाले। तो आई थिंक ये जो 14 साल का जो एक्सेसिव था कि भाई हमें वैल्यूएशन को ध्यान नहीं देना है और केवल क्वालिटी पे ही जाना है, वो अब चेंज हो रहा है। और उसमें एक बड़ा रीजन है इंटरेस्ट रेट्स का भी, क्योंकि बहुत पिछले 14 साल में हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट भी ऑलमोस्ट बहुत आधे से ज्यादा वर्ल्ड में तो जीरो थे, इंडिया में भी काफी कम थे, और अब वो बढ़ना शुरू हो गए। तो अब जो है, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी देखना चाहिए, और अल्टीमेटली हमारा बाई प्राइस जो है जब तक कंफर्टेबल नहीं होगा तो हमें आगे रिटर्न कैसे मिलेगा। अगर हम अब जो अभी जैसे आपने कहा कि अगर मैं डीमार्ट, शॉर्ट के मल्टीपल पे खरीद रहा हूँ, तो आज अगर मैं 100 के मल्टीपल पे खरीद रहा हूँ तो उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आने वाले समय में वो 150 होना चाहिए, 200 होना चाहिए, तभी तो मुझे डबल रिटर्न मिलेगा। तो अगर वो ऐसा उम्मीद वो पॉसिबल नहीं है, या वो उसके लिए उतनी ग्रोथ जितनी चाहिए उतनी अब नहीं आ पाएगी, तो फिर आपके लिए इस रेट पे घुसना मुश्किल होगा। तो अभी ये थिंक, ये जो बहुत बड़ा जो थीम, जो अभी आप थोड़ी देर पहले गुरमीत से पूछ रहे थे कि मार्केट में क्या एंकरिंग करनी चाहिए आज की डेट में, क्योंकि लीडरशिप कोई सेक्टर या कोई उसमें से नहीं मिल रही है आपको, कोई स्टॉक से। अभी आपको एंकरिंग यही करनी है कि आपको जो हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स हैं, बहुत हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स हैं, उनसे हटना है, और धीरे धीरे आपको
वैल्यू को ढूंढना है। अब वैल्यू ढूंढना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और वैल्यू ढूंढने में के साथ में बनने के लिए आपको बहुत समय रहना पड़ता है। तो वैल्यूएशन ऐसे नहीं बनती है कि जो स्टॉक आज 10 के मल्टीपल में है, वो हमने भाई बहुत सारे स्टॉक निकाले हैं अपने टाइम में जो 10 से लेकर के 50 के मल्टीपल तक गए हैं, 30 के मल्टीपल पे गए हैं, 10 गुना 50 गुना रिटर्न दिए, लेकिन वो एक दिन में नहीं हुआ, वो 3 साल 5 साल में हुआ है। और इनफैक्ट जिस समय उसके बारे में बात करते हैं उस समय तो उसमें डिसबिलीव होता है, क्योंकि जब हम 10 के मल्टीपल पे कोई स्टॉक की बात कर रहे होते हैं तो 90% लोग उसमें नेगेटिव्स ढूंढते हैं कि साहब इसमें तो कुछ है ही नहीं, और वो फिर आगे चल के जैसे जैसे करेक्शंस होते हैं उस स्टॉक में चीजें ठीक होना शुरू होती है तो मार्केट री रेट करता है। तो अभी मुझे लगता है कि हम अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको वो चीजें ढूंढनी है जहां पर री रेटिंग की पॉसिबिलिटी है, जो और वो आएगी ऑब्वियसली अर्निंग्स ग्रोथ से, मैनेजमेंट की क्वालिटी से भी आएगी ना। हम ये नहीं कह रहे कि मैनेजमेंट की क्वालिटी को भूल जाइए, जी क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैनेजमेंट सही नहीं